अभी तक हमने कई सारे रासायनिक परिवर्तन देखे। उन रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया। हमने देखा कि किस तरह हम डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू से ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है ना? यानी कि उसकी स्पॉन्टेनिटी को हम बता सकते हैं। तो यदि हम बहुत सारे प्रोसेस लेते हैं और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लिखते हैं, तो डेल्टा जी की 2 तरीके की वैल्यू हो सकती है। डेल्टा जी इज़ इक्वल टू, यदि हम अ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी लॉग के, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल्टा जी को हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव होगी तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, यानी अपने आप होगी। तो आइए देखते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव किस कंडीशन में होगी। तो सबसे पहले इस समीकरण के आधार पर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के है, और इस आधार पर यदि साम्य स्थिरांक का मान पॉजिटिव होगा, यानी k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पूरी टर्म कैसी होगी? नेगेटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू इस कंडीशन में कैसी होगी? नेगेटिव। कब? जब इस k की वैल्यू पॉजिटिव है ना? तो हम कहेंगे इस कंडीशन में वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। बहुत से मेटलर्जिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी स्पॉन्टेनिटी को भी हम डेल्टा जी की वैल्यू देखकर बता सकते हैं। तो यदि वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन होगी। अब यदि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को हम आधार माने, तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव होगी? जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, उस कंडीशन में। या एक और कंडीशन बनती है जब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी आपका जो एंथैल्पी है वो कैसी होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है उस दौरान उसकी रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी यदि लॉग के की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी यदि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इन्हीं सब को आधार बनाकर एच जी टी एलिंगम नाम के साइंटिस्ट ने जो मेटल ऑक्साइड होती हैं उनके रिडक्शन को समझाने के लिए ऑक्सीजन की डेल्टा जी की वैल्यू और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ दिया जिसे हम एलिंगम ग्राफ कहते हैं। यह ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ हमने डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा है। यदि हम इसके कंक्लूजन्स देखें इस ग्राफ के, तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है या बनेगा। यदि मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन को हम देखें तो कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड यदि हम लेते हैं और वो मान लीजिए किस तरीके का ऑक्साइड बना रही है, इस तरीके का ऑक्साइड बना रही है, एक्स ले लेते हैं, MOX टाइप का ऑक्साइड है, तो ये हमारा ऑक्साइड बनेगा। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये मेटल तो सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये मेटल ऑक्साइड भी जनरली क्या होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें कंजम्पशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो यहाँ गैसियस प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा है? यदि ये सॉलिड है तो गैसियस प्रोडक्ट कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में क्या हो रही है? कमी आ रही है, और एंट्रोपी में कमी आ रही है यानी एंट्रोपी का मान कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो यदि ये प्रोसेस है तो इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी,
है ना, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा जी का मान बढ़ जाएगा। इसलिए जो गिब्स एनर्जी परिवर्तन है, वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, डेल्टा जी के मान में वृद्धि होगी। इसलिए जो एलिंगम आरेख आप देख रहे हैं, इसमें सभी कर्व का जो स्लोप है वो ऊपर की ओर है। ठीक, तो यहाँ कर्व का जो स्लोप ऊपर की ओर क्यों है, क्योंकि t का मान बढ़ाने पर डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो कर्व जिनमें प्रवस्था में, फेज में परिवर्तन हो रहा है, उनको छोड़कर लगभग सभी कर्व जो है सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं। फिर इस कर्व से हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में टी का मान बहुत अधिक बढ़ाने पर वो टेम्परेचर जिस पर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाता है, वो उस ताप पर धातु ऑक्साइड के अपने आप धातु में परिवर्तन को बताता है। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, उस पर वो धातु ऑक्साइड स्वयं ही धातु में परिवर्तित हो जाती है। अब यदि हम आगे देखें तो इस निकाय में दो अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं। यदि हम टोटल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू देखें, तो यदि उस टोटल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया आगे होगी, है ना। इसका मतलब यदि दो रिएक्शन साथ में हो रही है, तो आपको उनकी टोटल डेल्टा जी की वैल्यू को देखना होगा। अब इस एलिंगम आरेख से हम धातु के ऑक्साइड के ऊष्मीय अपचयन की संभावना को बता सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए हमें एक परफेक्ट टेम्परेचर का पता इस एलिंगम आरेख से चल जाता है। इस आरेख से आप धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए उचित अपचायक का भी ज्ञान कर सकते हैं। यानी आपको पता चल सकता है कि कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि दो कर्व आपको मिल रहे हैं एलिंगम इस ग्राफ में, यदि आपको दो कर्व प्राप्त हो रहे हैं, तो जो नीचे वाले कर्व में उपस्थित धातु है, वो ऊपर वाले कर्व में उपस्थित धातु ऑक्साइड को अपचायित कर सकती है। यानी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल किस मेटल ऑक्साइड को अपचयित कर सकती है। अब यदि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पर नीचे वाली जो मेटल है, वो ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। यानी कि जो नीचे वाली मेटल है, वो उस टेम्परेचर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पर ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है, तथा इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, उससे हायर टेम्परेचर पर ऊपर वाली जो मेटल है, वो नीचे स्थित मेटल के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। यानी ऊपर वाली कब करेगी, जब उसका टेम्परेचर उससे ज्यादा हो, इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो। यदि हमारी मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के टेम्परेचर पर यदि जो धातु बन रही है वो लिक्विड स्टेट में होती है, तो धातु ऑक्साइड का अपचयन आसानी से होता है, क्योंकि ठोस से द्रव अवस्था में बदलने पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसलिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू इन दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव आती है। तो इस तरीके से यदि अपचयन के दौरान जो मेटल बन रही है वो लिक्विड स्टेट में होती है, तो उसका अपचयन बहुत ही आसानी से हो जाता है और हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन अपने आप होगी। तो इस तरीके से एलिंगम आरेख से हमें धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए उचित ताप का पता चलता है, हमें पता चलता है कि कौन से मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर सकती है, किस टेम्परेचर पर कर सकती है, इन सब के बारे में हमें अच्छी से जानकारी मिलती है। पर इस आरेख में कुछ कमियां भी हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या कमी है इस एलिंगम ग्राफ में। तो इस एलिंगम ग्राफ से ये तो पता चलता है कि धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए कौन सा टेम्परेचर परफेक्ट है, लेकिन ये उस रिडक्शन रिएक्शन की रेट को नहीं बता पाता।
अर्थात ये केवल उसकी थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन तो देता है, पर यदि काइनेटिक रूप से आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये काइनेटिक रूप से उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं बताता। इस आरेख में डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है वो किस पर निर्भर करती है? लॉग के आधार पर दी गई है। यदि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड स्टेट में हो तो उस कंडीशन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या मानी जाएगी? यूनिट मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में के की वैल्यू के आधार पर डेल्टा जी के मान सही प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए ये भी इसकी एक मुख्य कमी है। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि एलिंगम आरेख से हम मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं।